हेलो बच्चा पार्टी। दिस इज अर्चना राठी। तो आज बेटा हमारा सेल का लेक्चर 5 है, जिसमें हम अपने प्रोकैरियोटिक सेल को ही कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है सारे लोग मस्त हैं, बिंदास हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बैकलॉग नहीं कर रहे हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले तो मैं कमेंट सेक्शन देख रही थी अपने पीडब्ल्यू ऐप में, तो मुझे कुछ 2-3 चीजें पता चली, उनको आज डिस्कस करते हैं। ठीक, चलो। तो सबसे पहले तो बेटा मुझे वो लो वॉइस वाली चीज देखनी है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जब से हमारा लेक्चर शुरू हुआ है काफी बच्चे लो वॉइस लिखते हैं, और काफी बच्चों ने कमेंट्स में ये भी लिखा हुआ है कि मैम ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, हम स्पैमिंग नहीं करते। तो इसके चलते कल मैंने पूरा दिन इसी में लगाया। लेक्चर के बाद जो अपना ओबीएस है, जो अपना ऐप है, उसको दोबारा री इंस्टॉल कराया, उसकी सेटिंग्स चेंज कराई, माइक की सेटिंग्स चेंज कराई। तो कल काफी मेहनत की है इसी चीज को टैकल करने के लिए। तो आज आप मुझे फटाफट से बता दो कि सेटिंग किस पे बेस्ट है। मैंने वॉल्यूम अच्छे से सारी सेटिंग कर ली है, और उसमें डीबीज में आप मुझे बताना। तो मैं यहाँ पे 3 डीबीज में काम करती हूँ बेटा। यहाँ पे 3 ऐसे डीबी हैं। ये जो माइक है इसमें -20 डीबी पे काम करता है, -10 डीबी पे काम करता है और 0 डीबी पे काम करता है। राइट। मेरे साथ दिक्कत क्या है, मेरी आवाज थोड़ी लो है, मतलब जैसे अक्सर होती है फीमेल्स की आवाज हाई पिच, वो नहीं है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। तो कोई नहीं, उसको टैकल करेंगे। तो अभी मैं आपसे पूछूंगी, एकदम से जवाब देना, ठीक है? एकदम से जवाब देना। पहले मैं इसके लिए पोल करा लेती हूं, इसके लिए पोल करा लेती हूं जल्दी से। आ जाओ। जैसे सबसे पहले मैं बोलूंगी -20 डीबी पे, फिर मैं बोलूंगी -10 डीबी पे, और फिर मैं बोलूंगी 0 डीबी पे। तो सबसे पहले -20 डीबी की चेकिंग हो रही है। अभी मैंने -20 पे लगा दिया इसको, है ना? क्योंकि आज के बाद मैं चाहती हूं, आज के बाद इस लेक्चर में, इस बॉटनी के लेक्चर में कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में लो वॉइस ना लिखे, क्योंकि मैंने कल इसे बहुत मेहनत करी है, सारी सेटिंग वेटिंग चेंज करवाई है। तो आज के बाद लो वॉइस कोई नहीं लिखेगा। आज वंस एंड फॉर ऑल इस प्रॉब्लम को खत्म करेंगे। ओके, चल। और आप ही इस प्रॉब्लम को मुझे बताओगे, फिर आप स्पैम नहीं कर सकते चैट में। अब मैं -20 पे बोल रही हूं, सारे सुन लो। अब मैं -20 पे बोल रही हूं, राइट? अब मैं -20 पे बोल रही हूं। अब मुझे बताओ कि आवाज कैसी है, लो या हाई? -20 पे बताना। अगर लो आ रही है तो ए दबाना, हाई आ रही है तो बी दबाना। जल्दी से बता दो फटाफट, नहीं तो चैट बॉक्स में बता दो। जिन बच्चों को पोल नहीं दिखाई दे रहा है, मैं चैट देख रही हूं, चैट बॉक्स में बता दो। लो है, ओके। अगर -20 पे लो आ रही है तो चैट बॉक्स में, जैसा मैं देख पा रही हूं, तो चैट बॉक्स में तुम काफी लोग लिख रहे हो लो। ओके, अब एक बार इसका भी देख लेते हैं रिजल्ट। तो 80% बच्चे कह रहे हैं कि लो है आवाज। 80% बच्चे -20 पे लो कह रहे हैं। इसका मतलब चलो जेन्युइन हो गया। अब मैं बोल रही हूं -10 पे। अब -10 पे करेंगे, वही है। अगर लो है तो ए दबाना, हाई है तो बी। चलिए, अब मैं चेंज कर रही हूं। ये मैंने लगा दिया -10 पे। अब मैं बोल रही हूं -10 पे। अब मैं बोल रही हूं -10 डीबी पे। तो आपको बताना है वॉइस लो है या हाई है। हाई, हाई, ओके, गुड डे। चलो पोल करा लेते हैं एक बार, जल्दी से पोल कर दो। पोल में एक आइडिया हो जाएगा। अगर लो है, -10 पे भी लो है तो ए, अगर हाई है तो बी। हाई सही आ रही है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कान फट जाएं। पता चल रहा है आप लेक्चर अटेंड करने आए और कान फट गए। ओ, परफेक्ट है। तो जैसा कि मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूं, काफी सारे बच्चे लिख रहे हैं हाई है, परफेक्ट है, गुड है, वेरी नाइस मैम। चलो, वेरी गुड। अब एक बार पोल भी मैं देख लेती हूं। ओके, तो यहां पर 87% बच्चे कह रहे हैं हाई है, मतलब 87% बच्चे -10 के लिए ओके हैं। चलिए, अब लास्ट सेटिंग और चेक कर लेते हैं बेटा। लास्ट सेटिंग है 0 डीबी की। अब मैं 0 डीबी पे लगा रही हूं, लेकिन 0 डीबी पे टेंशन ये है बेटा कि बाहर से थोड़ा सा नॉइस आएगा। जैसे मेरे बच्चे हैं पीछे चिल्लाते रहते हैं तो कभी वो ऐसे बोलते हैं मम्मी, तो वो शायद आ सकती है।
मतलब जरूरी नहीं है कि आए, क्योंकि दरवाजा मैं अंदर से पूरा लॉक कर लेती हूं, लेकिन अब हम इसको 0 पे कर रहे हैं। ठीक, तो अब 0 पे बताना। अब मैं 0 पे बोल रही हूं, अब मैं 0 dB पे बोल रही हूं, तो बताओ लो है या हाई है? 0 dB पे बोल रही हूं, सर दर्द हो रहा है 0 dB पे बच्चे बोल रहे हैं सर दर्द हो रहा है। चलिए चलिए, तो अब इस पे बता दो, मैं इस पे भी पोल जनरेट कर लेती हूं बेटा। चलो अब ऐसा करते हैं, तीनों में से पूछते हैं, -20, -10 या 0, इन तीनों में से किस पर मैं सेटिंग रखूं? तो ये ऑप्शन ए रहेगा, ये ऑप्शन बी रहेगा और ये ऑप्शन सी रहेगा। तो अब एक नया पोल जनरेट कर लेते हैं कि इन तीनों में से मैं माइक की सेटिंग किस पे रखूं। आज ही फाइनल कर लो, क्योंकि आज के बाद अगर किसी ने चैट बॉक्स में लो वॉइस लिखा तो मैं बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूंगी और ना ही मैं देखूंगी चैट बॉक्स में। ठीक है, तो आज ही अपने सारी जो भी प्रॉब्लम्स है आज ही उनका निवारण कर लो। आज के बाद लो वॉइस पे मैं ध्यान नहीं दूंगी चैट बॉक्स में। अब जल्दी से बताओ, -20, -10 या 0, पोल कर रही हूं। -20 के लिए ए दबा देना, -10 के लिए बी और 0 के लिए सी। चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में लिख ही दो -10 या 0 या -20। सूरज पीछे से बोलना एक बार, थोड़ा जोर से, जैसे जैसे मिश्री बोलती है। आ रही है पीछे से आवाज चलो, तो बी, मोस्टली बच्चे बी कह रहे हैं, तो मोस्टली बच्चे -10 के लिए जाना चाहते हैं, राइट? हाँ, तो जैसा कि मैं चैट बॉक्स में देख रही हूं, तो मोस्टली बच्चे -10 कह रहे हैं। चलो पोल भी देख लेते हैं एक बारी। तो आप देख रहे हो, खुद से देख लो, तो आपके सामने प्रूफ है। इस बैच का 85% बच्चा कह रहा है कि मैम -10 dB पे डी वाले भी है। मतलब देखो, बैच में मैंने डी कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, मैंने डी कोई ऑप्शन ही नहीं दिया और डी वाले भी हैं। कमाल है, कमाल है, मतलब हैट्स ऑफ है बेटा। ये रोडीज वाला सैल्यूट है तुम लोग को, रोडीज वाला। चलो तो ठीक है, फिर 85% बच्चा इस बैच का कह रहा है मैम -10 पे एकदम परफेक्ट, बोले तो झकास वॉइस आ रही है, ना कम ना ज्यादा। और आज के बाद जो मेरी ओबीएस ऐप की सेटिंग्स हैं वो भी सेम रहेंगी पूरे साल, और मेरी इस माइक की सेटिंग भी पूरे साल सेम रहेंगी। और इसमें जो बैटरी है वो बहुत महंगी वाली लगाई है, जो कभी डिस्चार्ज नहीं होती, इतनी हाई पावर की बैटरी है। ठीक है, तो अब अगर तुमने चैट बॉक्स में लो वॉइस लिखा तो चपेड़ पड़ेगा, यहीं से चप्पल आएगी। ठीक है, बिल्कुल भी मैं लो वॉइस अगर लिखोगे तो उसको एंटरटेन नहीं करूंगी अब चैट में। तो हाँ सेटिंग चेंज कर ली, आए बड़े। हाँ, -10 पे लगा लिया मैंने सेटिंग अब। ठीक है, पूरे साल यही रहेगी, बैटरी परफेक्ट है, ओबीएस की सेटिंग परफेक्ट है, अब लो वॉइस खत्म। चलो, तो चैट बॉक्स में बहुत भसड़ होती थी, लो वॉइस, आज के बाद वो खत्म। एक भसड़ हमने कल ही खत्म कर ली थी कि जितने भी स्पैमर्स हैं उनको आप लोग भी इग्नोर करोगे और मैं भी इग्नोर करूंगी, उनकी बैंड बजा देनी है। और उनकी बैंड कैसे बजेगी? उन्हें इग्नोर करके। तो जितने भी बच्चे हैं बेटा जो सीरियस हैं पढ़ाई को लेके, प्रेपरेशन को लेके, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स को बंद करके पढ़ा करें। जो बच्चे वेले हैं, जिनको कोई काम नहीं है, वो चैट बॉक्स देखते रहते हैं, लाइव चैट को देखते रहते हैं। अगर आपको कोई जेन्युइन डाउट है, अगर मैं कोई सवाल पूछ रही हूं, तो अपनी चैट खोलो, अदरवाइज अपनी चैट बंद रखो। जब तक आपकी चैट ओपन रहेगी आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो सारे बच्चे जो जेन्युइन प्रेपरेशन कर रहे हैं, वाकई में मेहनत कर रहे हैं, वो मुझसे प्रॉमिस करो कि जब तक उन्हें कोई डाउट ना लिखना हो चैट में और जब तक उन्हें किसी सवाल का जवाब ना देना हो, वो चैट बॉक्स कभी नहीं खोलेंगे, वो सिर्फ लेक्चर को सुनते रहेंगे ध्यान से। सारे बच्चे मुझसे प्रॉमिस करो। तो जो वेल्ले बच्चे हैं, मैं ये मान के चलूंगी कि वेल्ले बच्चे ही चैट सेक्शन में बिना बात के आएंगे, और जो मेरा जेन्युइन बच्चा होगा वो तभी चैट सेक्शन में आएगा जब मैं उससे आने के लिए बोलूंगी कि बेटा चल जवाब दे, इस सवाल का जवाब दे। वो चैट बॉक्स में तब आएगा, तो मैं यही मानूंगी ये मेरा बच्चा है। और जो वेल्ले होंगे वो आपस में चैट करते रहेंगे, उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, उन्हें छोड़ो।
ठीक है। और जो स्पैमर्स होंगे उन्हें इतनी गंदी तरह इग्नोर करो, तुम भी और मैं भी, कि वो बेचारे झक मार के सर पकड़ के अपना सर खुद फोड़ लें कि यार हमें तो कोई टेंशन ही नहीं दे रहा, क्या फायदा स्पैमिंग का। तो दूसरी प्रॉब्लम भी खत्म। अब चलते हैं तीसरी प्रॉब्लम पे। कुछ एक आध बच्चों ने मैंने देखा वो बोल रहे थे डीपीपी के वीडियो सोल्यूशन के लिए कि मैम जो हमें डीपीपीज मिल रही हैं उनका वीडियो सोल्यूशन आप नहीं दे रहे। देखो बेटा, डीपीपीज मैं खुद बनाती हूं, ठीक है, लेकिन उनकी वीडियो सोल्यूशन आपको दूसरे टीचर दे देंगे। क्यों? समझो बात को। आगे आगे बेटा वर्कलोड बहुत बढ़ जाएगा। जो चीज पूरे साल एक जैसी नहीं चल सकती, मुझे लगता है कि उस चीज को नहीं करना चाहिए। पता चल रहा है मैंने एकदम दिखावे में आके कि अपने बच्चों को डीपीपी के वीडियो सोल्यूशन मैं ही दूंगी, शुरू में मैंने दे दिए, फिर बाद में छोड़ दिए, तो आप भी इरिटेट होगे। क्यों? क्योंकि आगे आगे मेरे पास और बहुत सारे बैचेस आएंगे, तो फिर आप बोलोगे मैम पहले तो आप वीडियो सोल्यूशन देते थे, अब नहीं देते, सब कुछ पहले दिखावे के लिए था क्या? तो कोई भी काम ऐसा मत करो जो दिखावा लगे। तो बायो में, बॉटनी में डीपीपी सोल्यूशन में सोल्यूशन जैसा ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में तो प्रॉपर सोल्यूशन करके दिखाने होते हैं, यहां तो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने हैं। हाँ, क्योंकि डीपीपी मैं ही बनाती हूं। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि डीपीपी में कोई क्वेश्चन टफ है, आपको मुश्किल लग सकता है, तो लेक्चर के एंड में मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन डीपीपी के आपके साथ जो है डिस्कस कर लूंगी। ओके है? तो तीसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व। डीपीपी के वीडियो सोल्यूशन आपको मिलते रहेंगे, दूसरे टीचर देते रहेंगे। जो मुझे लगेंगे टफ क्वेश्चन है उनको मैं आपको क्लास में ही डिस्कस कर दूंगी, या फिर आप डाउट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन हाईलाइट कर सकते हो जिनमें आपको दिक्कत महसूस हो रही है। ओके बेटा, क्लियर है? तीसरी बात भी सॉल्व्ड। ओके, चलिए। अब कुछ बच्चे, एक और डाउट है, कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था मैम मॉड्यूल हमें कब मिलेंगे। बेटा आई थिंक मॉड्यूल की पीडीएफ कॉपी आपके बैच में भी है, और जिन बच्चों ने ऑर्डर किए हुए हैं उनको जल्दी ही मिलने वाले हैं, राइट? तो इस बात की टेंशन आप मत लो। तो पीडब्ल्यू मॉड्यूल की टेंशन भी खत्म। कुछ बच्चे हर लेक्चर में, हर कमेंट सेक्शन में ये लिखते हैं कि मैम हमें आपका रिवीजन पॉडकास्ट नहीं मिल रहा। बेटा ध्यान से सुनो, अभी जो मैं लेक्चर लेती हूं, इसी लेक्चर के एंड के 5 मिनट में मैं इस पूरे लेक्चर का पॉडकास्ट देती हूं, उसकी कोई वीडियो अलग से नहीं है। लेकिन जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको लगभग 30 से 40 मिनट की एक अलग वीडियो मिलेगी रिवीजन पॉडकास्ट के नाम से, जिसमें पूरा चैप्टर आवाज में आपको मिलेगा, जो आप रिवाइज करने के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक? फिर फोर्थ चीज कि मैम आप जो खुद से होमवर्क देते हो वो हमें दिखता नहीं है, वो आप कहां देते हो। बेटा जो मैं खुद से होमवर्क देती हूं, अपने अपने खुद के क्वेश्चंस, वो आपको इसी पीडीएफ में मिलेंगे। जो हम क्लास में नोट्स शेयर करते हैं, उसी नोट्स के एंड पे आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैं आपको हर बार होमवर्क में दूंगी। तो आप ध्यान से सुनेंगे, हर लेक्चर के बाद बेटा जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आपको 3 चीजें करनी है। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। पहली चीज, जो मैं इस पीडीएफ फाइल में क्वेश्चन लिख के दूंगी, आपको वो घर से करने हैं। दूसरी चीज, जो आपको इस लेक्चर के साथ डीपीपी मिलेगी, वो आपको घर से करनी है। और तीसरी चीज, आज से मैं पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से भी आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दूंगी, वो भी आपको करने हैं। क्लियर है? तो पीडीएफ के जो नोट्स के पीडीएफ हैं उनमें जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, डीपीपी करनी है, और पीडब्ल्यू मॉड्यूल से जो क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दूंगी वो करने हैं। इतना अगर आप पूरे साल हर रोज करते रहोगे तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। इससे ज्यादा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, हमें कुछ और भी बुक्स बता दो, हम वहां से भी पढ़ लेंगे, यहां से भी पढ़ लेंगे, ये भी क्वेश्चन कर लेंगे। वो बेटा 1 महीना ही चलता है वो जोश, और फिर आप ढीले पड़ जाते हो। मैं कह रही हूं कि जितना आपको मैं कह रही हूं करने के लिए डेली, उतना रोज करते जाओ, और इसको अगर कंसिस्टेंसी से करोगे, बिना रुके करोगे, तो सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो सारे क्वेश्चन जो आपने कमेंट सेक्शन में लिखे हुए थे, मैंने सबका जवाब दे दिया है। मुझे उम्मीद है आप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब फटाफट से पुराने लेक्चर का रिकैप करते हैं। कल के लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ रहे थे, जहां मैंने आपको बताया था कि एक प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो डिवीजन रेट होता है वो यूकैरियोट से काफी ज्यादा होता है, लेकिन साइज काफी कम होता है।
फिर हमने डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया अलग अलग शेप का हो सकता है, कोकस शेप का, बैसिलस शेप का, आपका स्पाइरलम शेप का और विब्रियो शेप का। सबसे कॉमन बैसिलस शेप का होता है और सबसे लीस्ट कॉमन कॉकस शेप का होता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूं। मैं आज आपको बताने वाली हूं सेल एनवेलप, जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ेंगे। सेल वॉल से रिलेटेड स्ट्रक्चर यानी कि सतह पर प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रेई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड स्ट्रक्चर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का धसा हुआ रूप है, मीसोजोम और क्रोमैटोफोर। हम न्यूक्लियोइड पढ़ेंगे, राइबोसोम पढ़ेंगे, इंक्लूजन बॉडीज पढ़ेंगे और प्लास्मिड पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको एक बेसिक सा डायग्राम बना के दिखाया था एक प्रोकैरियोटिक सेल का और बैक्टीरियल सेल का, जहां मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म और जीनोमिक डीएनए और आरएनए सारे बैक्टीरियल सेल के पास होता है। सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ग्लाइकोकैलिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। प्लास्मिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फ्लैजिला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पिलई, फिम्ब्रेई, ये मीसोजोम, क्रोमैटोफोर, ये सारे स्ट्रक्चर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया एक क्विक रिकैप। फिर ये हमने कल के लेक्चर में एनसीईआरटी रीडिंग करी थी। 2 क्वेश्चन और हैं जो कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा में देखने को मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मैम आपने बताया है कि हमें एक सेपरेट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए कॉपी बनानी है जिसमें हमें क्वेश्चंस खुद बनाने हैं, तो क्या आप हमें एक बार गाइड कर दोगे कि हम क्वेश्चन कैसे बनाएं? तो आ जाओ, गाइड करती हूं। ये क्वेश्चन काफी सारे बच्चों ने, ये मोस्ट पॉपुलर डाउट था, काफी सारे बच्चों ने लिखा हुआ था कि मैम हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाए कैसे, हमें नहीं आता बनाना। तो सिखाती हूं, आ जाओ। जैसे सपोज देखो बेटा, जैसे सपोज अब कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि ये जो नोट्स हैं उनकी पीडीएफ कहां मिलेगी। अरे पगलू बेटा, अपनी ऐप पे जाओगे तो वहां पे लिखा रहता है एक साइड लेक्चर्स, एक साइड डीपीपी, एक साइड नोट्स की पीडीएफ, ऐसे लिखा रहता है। आप क्लिक करोगे तो आपको सब मिल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सब दिखाई देगा। सब कुछ आपके लेक्चर, आपके बैच के अंदर ही है। आ जाओ। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप। कोई भी लाइन उठा लो, कोई भी लाइन उठा लो, उसमें से सपोज मुझे क्वेश्चन बनाना है। सपोज मुझे इस प्लास्मिड से क्वेश्चन बनाना है। यहां पे क्या लिखा है कि जो प्लास्मिड है वो एक पर्टिकुलर फिनोटाइपिक कैरेक्टर देता है बैक्टीरिया को। ठीक, तो तुम क्वेश्चन कैसे बना सकते हो? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया, ध्यान से सुनना, इस लाइन से कैसे सवाल बना सकते हो? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर। फिर नीचे 4 ऑप्शन बना दो, प्लास्मिड, मीसोजोम, क्रोमैटोफोर या जीनोमिक डीएनए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? प्लास्मिड। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी की हर एक लाइन से कोशिश करो बेटा कि सवाल बनाओ। जब आप सवाल बनाओगे तो कोई लाइन आपसे छूटेगी नहीं, और आप जब इस कॉपी से अपने खुद के बनाए हुए सवालों से जब रिवीजन करोगे ना, फिर देखना कितना मजा आएगा आपको रिवीजन करने में। राइट? क्लियर है बेटा? समझ गए? तो ऐसे ही सारे बच्चे मुझसे प्रॉमिस करो कि जितना पार्ट हम डेली एनसीईआरटी से करते जा रहे हैं उतने पार्ट में आप अपनी कॉपीज में आंसर, क्वेश्चन आंसर बना के रखोगे। ठीक है बेटा? क्लियर है? एग्जामिनर की तरह पढ़ना सीख गए ना अगर एनसीईआरटी बेटा, तो फिर आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे क्या पढ़ना है। आप ये सोचना शुरू कर दोगे कि एग्जामिनर इस लाइन से कैसे सवाल बना सकता है। और जब आपका दिमाग इस दिशा में चलना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर समझ जाओ आप सिलेक्शन के करीब हो। चलिए, आ जाओ बेटा। अब हम डिस्कस करते हैं फटाफट से वो क्वेश्चंस जो मैंने आपको कल होमवर्क में दिए थे। आज रेडी ऑल? चलो पोल कर लेंगे इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से करो। द जेनेटिक मटीरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड एज। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, बैक्टीरियल सेल होता है, उसके जेनेटिक मटीरियल को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर कीजिए। उसके जेनेटिक मटीरियल को क्या कहते हैं? हाँ जी, तो ऑब्वियसली हम ये कल डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर होगा सी। ऑब्वियसली न्यूक्लियस तो नहीं कहेंगे, है ना, न्यूक्लियोलस भी नहीं कहेंगे,
क्योंकि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस बैक्टीरिया के पास होता ही नहीं है, और ना ही सेंट्रोजोम बैक्टीरिया के पास होता है। कल आपको बताया था कि जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो सीधा साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, उसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और उसी हिस्से को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं रिजल्ट्स। तो 69% बच्चों ने आंसर सही दिया है, दैट इज आंसर सी। सबसे तेज आंसर देने वाला है अनिकेत, देन सम्यक, देन दिव्यांशु, देन निखिल। वेरी गुड बेटा। चलिए अब नेक्स्ट होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट से पोल जनरेट कर लेते हैं, बताइए जल्दी क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने 3 बातें लिखी हुई हैं, ए बी सी, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है इनमें से क्या है। इन अ प्रोकैरियोटिक सेल enveloped genetic material is present, ribosomes are absent and organized nucleus is absent। तो इनमें से क्या सही है ये आपको बताना है। एक बैक्टीरियल सेल में एनवलप्ड जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आंसर चैट बॉक्स में मैं देख पा रही हूं, काफी बच्चे आंसर लिख रहे हैं सी। चलिए देख लेते हैं आंसर। अगेन 64% बच्चे आंसर लिख रहे हैं सी, तो ठीक है हम पोल के साथ ही जाते हैं। इसका आंसर होगा 3। लीडर बोर्ड देख लेते हैं। सबसे तेज आंसर सम्यक ने दिया है, वेरी गुड बेटा सम्यक, यू आर परफॉर्मिंग वेरी गुड। आयुष्का, अनिकेत, स्वप्निल, भूमि और सुब्रत, चलिए वेरी गुड बेटा, नाइस, वेरी नाइस। चलिए अरे हाँ जी, तो देखो बेटा पहला क्यों गलत है। एनवलप्ड जेनेटिक मटेरियल, एनवलप्ड का मतलब क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है बैक्टीरिया का, उसके चारों तरफ एनवलप है, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, तो ये बात तो गलत हो गई। कल ही मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया है उसका जो डीएनए होता है, उसका जो जीनोमिक डीएनए है, उसका जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, वो सीधा साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, उसके चारों तरफ कोई एनवलप नहीं है, उसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, तो ये बात गलत हो गई। वो कह रहा है एनवलप्ड जेनेटिक मटेरियल, मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनके चारों तरफ एनवलप होता है। अब एनवलप से ये मत समझना वो वाला एनवलप, एनवलप से यहां मतलब है कि मेम्ब्रेन है उसके चारों तरफ, ये गलत है। राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम्स होते हैं, ये बात भी गलत है। एंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ये बात सही है। हम जान चुके हैं कि बैक्टीरियल सेल के पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट होमवर्क का क्वेश्चन पोल करा लेते हैं फटाफट से। ये क्या हो गया, चल पोल करके बता फटाफट। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल एनवलप। कल मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के पास सबसे बाहर सेल एनवलप होता है और उसमें 3 लेयर्स होती हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी लेयर सबसे बाहर है, फिर उसके अंदर, फिर सबसे अंदर कौन सी लेयर है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिन बच्चों को पोल नहीं दिखाई दे रहा है वो चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। बाकी मैं एक बार बैच मैनेजर से बात करूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ बच्चों को पोल नहीं दिख रहा है, राइट। और एक छोटी सी वीडियो डलवा देंगे ताकि बच्चे एडुकेट हो जाएं, बच्चों को समझ आ जाए कि पोल कैसे करने हैं क्लास में। आ जाइए देखते हैं बेटा इसका आंसर क्या होगा। तो सेल एनवेलप में सबसे बाहर आप जानते हो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, फिर सेल वॉल होती है और फिर सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसके हिसाब से हमारा आंसर बनता है बी। देखते हैं तो 76% बच्चों ने आंसर दिया है बी। सबसे तेज आंसर दिया है सम्यक ने, अगेन वेरी गुड बेटा, देन अनिकेत, देन सुब्रत, देन स्वप्निल। तो यही बच्चे हैं पोल में जो सबसे अच्छा आंसर कर रहे हैं, सम्यक, अनिकेत भी, स्वप्निल भी, ये मुझे हर पोल में देखने को मिलते हैं। तो वेरी गुड बेटा, आप कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो किसी लेक्चर में सरप्राइजिंगली आपसे वीडियो कॉल हम कर लेंगे। इसका मतलब अगर आप पोल अटेंड कर रहे हो, आप लाइव लेक्चर में आ रहे हो, तो किसी भी दिन सरप्राइजिंगली आपके साथ हम एक वीडियो कॉल रख लेंगे। चलिए वेरी गुड बेटा सम्यक, वेरी गुड बेटा स्वप्निल, आप मुझे हर एक पोल में दिखाई देते हो। चलिए सो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा 2। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर की तरफ सेल वॉल होती है और फिर सबसे अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। चलिए तो ये हो गए हमारे होमवर्क के क्वेश्चन। तो ये होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस हो गए। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं बेटा। चलिए तो प्रोकैरियोटिक सेल की शुरुआत करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में मुझे सबसे पहले आपको बताना है सेल एनवलप क्या होता है। तो चलिए आ जाइए।
सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, सेल एनवेलप। चलिए सेल एनवेलप को डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। आप ये जानते हैं बेटा कि सेल एनवेलप में बैक्टीरिया के पास टोटल कितनी लेयर हो गई? 3 लेयर हो गई। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल और फिर सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन। तो एनसीईआरटी के शब्द सुनो ध्यान से कि वो सेल एनवेलप के बारे में क्या कह रही है। बैक्टीरिया के अंदर, एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल एनवेलप एक 3 लेयर्ड टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर है। फिर से सुनेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल एनवेलप 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें तीनों लेयर आपस में टाइटली बाउंड होती हैं। आपस में टाइटली बाउंड होती है, मतलब ऐसा नहीं कि एक यहां है तो एक यहां होगी तो तीसरी यहां होगी, नहीं, तीनों की तीनों लेयर आपस में टाइटली बाउंड होती हैं। और एक और चीज एनसीईआरटी में बड़े प्यार से लिखी हुई है कि ये तीनों लेयर मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती हैं, मतलब बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करती हैं। तो तीनों मिलकर एक हो जाती हैं और एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती हैं। बात समझ में आ गई? चलो आ जाओ, अब लिखते हैं। लिखते लिखते आपको क्या करना है? लिखते लिखते बोल बोल कर लिखना है मन में और साथ साथ याद करना है। तो सेल एनवेलप की बात क्या करी बेटा हमने? इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग, या ये छोड़ो, ये लिखते हैं। सेल एनवेलप क्या है? इट इज 3 लेयर्ड, इट इज कितने लेयर्ड? 3 लेयर्ड टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर। मेरे साथ साथ लिखेंगे, बोलते बोलते लिखेंगे कॉपी में। इट इज 3 लेयर्ड टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर। 3 लेयर्ड टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर, इसमें 3 लेयर्स हैं, ठीक है, जो टाइटली बाउंड हैं। अब इस स्टेटमेंट के साथ खेला कैसे खेल सकता है? वो लिख सकता है कि सेल एनवेलप में 3 लेयर आती हैं जो लूजली बाउंड है। तो आप कहोगे भग पागल समझो क्या? सेल एनवेलप में तीनों लेयर टाइटली बाउंड है। चलिए, तो कौन कौन सी लेयर्स हैं भाई? लेयर्स हम जानते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर इसमें आती है ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरी लेयर इसमें आती है सेल वॉल, और तीसरी लेयर इसमें आती है सेल मेम्ब्रेन। तो ये तीनों लेयर आपस में टाइटली बाउंड होती हैं और बनाती हैं सेल एनवेलप। चलिए, फिर और क्या लिखा जाता है? एनसीईआरटी क्या कह रही है सेल एनवेलप के बारे में? वो कह रही है दैट दीज 3 लेयर्स टुगेदर, these 3 layers together, ये तीनों लेयर आपस में मिलकर, these 3 layers together form, बनाती हैं, form क्या बनाती हैं? they form a single protective unit, they form a single protective यूनिट। तो नीट में सेल एनवेलप को लेकर यही 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। क्या क्या? कि सेल एनवेलप में कितनी लेयर्स आती हैं? सेल एनवेलप में 3 लेयर्स आती हैं और वो आपस में टाइटली बाउंड हैं, जिसमें सबसे बाहर वाली लेयर ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके अंदर सेल वॉल है, सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन है, और ये तीनों की तीनों लेयर्स मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह बिहेव करती हैं, बैक्टीरियल सेल को बचाती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है? सबने लिख लिया? चलिए आगे चलेंगे। आई होप सबने लिख लिया होगा। मैंने आपको कहा है कि मेरे हटने का वेट नहीं करेंगे, मैं बोल बोल कर लिखती हूं तो मेरे साथ साथ आप लिखते चलेंगे। हमें स्पीड भी मेंटेन करनी है थोड़ी। और कैसे लिखेंगे अपनी कॉपी में? बोल बोल कर, साथ साथ याद रख करना है। बॉटनी लेक्चर बंद करने के बाद बॉटनी नहीं छेड़नी, बस होमवर्क करना है। चलो आ जाओ, अब एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। सेल एनवेलप को लेकर
साथ साथ एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। तो अपनी एनसीईआरटी बुक्स अपने सामने खोल लो और अपना हाइलाइटर रख लो अपने सामने। आ जाओ, देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope। देखो क्या कह रहा है, chemically complex cell envelope। अब इस स्टेटमेंट के साथ भी खेला खेल सकता है। क्या खेला खेल सकता है? वो कह सकता है कि जो सेल एनवेलप है वो केमिकली सिंपल स्ट्रक्चर होता है। एक ऑप्शन में वो क्या कह सकता है कि सेल एनवेलप केमिकली सिंपल स्ट्रक्चर होता है। तो आप क्या कहोगे? भाग, पागल समझो क्या? एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं। तो क्या बोलोगे? नहीं, सेल एनवेलप केमिकली कॉम्प्लेक्स है, मतलब उसमें जो केमिकल्स मिलके उसको बना रहे हैं वो सिंपल नहीं है, दे आर कॉम्प्लेक्स। चलो आगे चलते हैं। द सेल एनवेलप कंसिस्ट्स ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। सेल एनवेलप में टाइटली बाउंड 3 लेयर का स्ट्रक्चर है। सेल एनवेलप टाइटली बाउंड 3 लेयर का स्ट्रक्चर है, जिसमें वो कह रहा है द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलेक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान से देखो, क्या ये लाइन एज इट इज आएगी? क्या कह रहा है? सबसे बाहर ग्लाइकोकैलेक्स है, फॉलोड बाय, ये जो वर्ड है ना बेटा फॉलोड बाय, ये बहुत इस्तेमाल होता है और ये आपका बहुत जगहों पे इस्तेमाल होगा। ये आपका सेल साइकिल में भी इस्तेमाल होगा, ये आपका 12th वाला जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें भी बहुत इस्तेमाल होगा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सच मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार, सच्ची बता रही हूं कि ये जो वर्ड है फॉलोड बाय, इसका मतलब क्या होता है। क्वेश्चन में बहुत परेशान करता है ये वर्ड फॉलोड बाय। I was followed by my daughter. I was followed by my daughter. मैं अपनी बेटी द्वारा मेरा पीछा किया जा रहा था। मेरा पीछा मेरी बेटी द्वारा किया जा रहा था, यानी कि मैं आगे आगे थी और मेरी बेटी मेरे पीछे पीछे थी। बात समझ में आ रहा है? तो ग्लाइकोकैलेक्स आगे खड़ा है, ये रहा। फॉलोड बाय मतलब ग्लाइकोकैलेक्स का पीछा कौन कर रहा है? सेल वॉल। तो ग्लाइकोकैलेक्स के बाद सेल वॉल है और फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये जो वर्ड है ना बेटा, ये बहुत परेशान करेगा, स्पेशली सेल साइकिल में। और कई बार बच्चे इस फॉलोड बाय के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फॉलोड बाय समझ गए? अगर ये स्टेटमेंट लिखी है ग्लाइकोकैलेक्स फॉलोड बाय, इसका मतलब ग्लाइकोकैलेक्स आगे है और फॉलोड बाय के बाद जो लिखा हुआ है यानी कि सेल वॉल वो उसके पीछे है। तो ग्लाइकोकैलेक्स फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी। चलिए नेक्स्ट। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन। देखो ये क्या कह रहा है, इस एनवेलप के अंदर 3 लेयर हैं और तीनों का अलग अलग अपना काम है। तीनों लेयर का अलग अलग अपना अपना काम है, तीनों का डिस्टिंक्ट फंक्शन है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। सेल वॉल का कुछ अलग काम है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ अलग काम है, ग्लाइकोकैलेक्स का कुछ अलग काम है। पर फिर भी दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। तीनों का अपना अलग अलग फंक्शन है, तीनों का अपना अलग अलग काम है, पर फिर भी ये तीनों की तीनों लेयर मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह बिहेव करती हैं। मतलब ये कहती हैं कि हम काम भले ही अलग अलग कर रहे हो, लेकिन जब प्रोटेक्शन की बारी आएगी तो हम तीनों मिल जाएंगे और बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर आगे देखते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर। ये आगे क्या कह रहा है कि अलग अलग तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो सेल एनवेलप होता है वो अलग अलग होता है। मैंने आपको बताया था ना कि जरूरी नहीं है ग्लाइकोकैलेक्स सबके पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास सेल वॉल ही नहीं है, जैसे माइकोप्लाज्मा। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी सेल वॉल मोटी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सेल वॉल पतली होती है। माने कि सारे बैक्टीरिया का सेल एनवेलप एक जैसा नहीं होता। तो जब हम इन बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं
जब हम इन बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं बेटा, स्टेन क्या होता है? केमिकल होता है जिसके माध्यम से हम लिविंग टिश्यू को माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो जब हम एक केमिकल में बैक्टीरियल सेल को डुबोते हैं और डुबो के उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उस स्टेन को पकड़ के रखते हैं, उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उस स्टेन को छोड़ देते हैं, उस स्टेन को प्रॉपरली लेते ही नहीं है, तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो वो आपसे पूछेगा कि दो तरह के बैक्टीरिया हैं। अभी घबराना मत, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस मैं कराऊंगी, लेकिन वो तब कराऊंगी जब मैं आपको पूरा बैक्टीरिया पढ़ा दूंगी, तब अच्छे से डिफरेंस समझ में आएगा। अभी सिर्फ थोड़ा सा बता रही हूं। अभी हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में डिटेल में डिस्कस करेंगे डिफरेंस। अभी के लिए इतना समझो कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हमने दो कैटेगरी बांट दी है। किसके बेसिस पर बांटी है? सेल एनवेलप के बेसिस पर बांटी है। अगर बैक्टीरिया स्टेन ले रहा है तो वो ग्राम पॉजिटिव है, लेकिन अगर वो स्टेन को पकड़ के नहीं रख रहा है, छोड़ दे रहा है, तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो आपसे सवाल में पूछ सकता है कि किस चीज के बेसिस पर बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में बांटा गया, तो आप बोलोगे सेल एनवेलप के बेसिस पर। अब इस स्टेटमेंट के साथ खेला कैसे खेला जा सकता है? वो आपसे बोलेगा कि सारे बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम्स। तो आप क्या कहोगे? पागल समझो क्या? सेल एनवेलप के बेसिस पर। तो ध्यान रखना, ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप। सेल एनवेलप के बेसिस पर बैक्टीरिया को कितनी कैटेगरी में बांटती है एनसीईआरटी? बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में बांटती है एनसीईआरटी। एक है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा है ग्राम नेगेटिव। अभी सिर्फ बता रही हूं, आगे डिटेल में बताऊंगी जब पूरा बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। ग्राम पॉजिटिव कौन होता है? जो कि स्टेन को पकड़ के रखता है, विच होल्ड्स द स्टेन। और उस स्टेन का नाम क्या होता है? क्रिस्टल वॉयलेट। और ये कौन होता है? विच डज नॉट होल्ड द स्टेन, डज नॉट होल्ड द स्टेन। अभी के लिए इतना जानो, बाकी आगे इसको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया सबको? इतना सबको क्लियर हो गया मेरे बच्चों? हाँ, ये लिखना है नोट्स में, लिख लो। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, एनसीईआरटी में लिखा ही हुआ है। अगर लिखना चाहते हो लिख लो बेटा, वरना एनसीईआरटी में लिखा ही हुआ है। चलिए आगे चलेंगे। सेल एनवेलप की कहानी खत्म हो गई। यानी कि ये जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, इसमें से कोई भी लाइन हमें नीट में दे दी जाए, हम उसे समझ लेंगे और सवाल कर लेंगे। अगर इनमें से किसी भी लाइन के साथ खेला खेला जाएगा तो हम उस खेले को पकड़ लेंगे और सही जवाब देंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? सेल एनवेलप 3 लेयर का स्ट्रक्चर है, टाइटली बाउंड है, लूजली बाउंड नहीं, टाइटली बाउंड है, केमिकली सिंपल नहीं, केमिकली कॉम्प्लेक्स है। तीनों लेयर का अपना अलग अलग फंक्शन है, पर फिर भी वो तीनों मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह बिहेव करती हैं, राइट? और सेल एनवेलप के बेसिस पर बैक्टीरिया दो तरह का होता है। चलिए, तो सेल एनवेलप की सारी लेयर्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स को। सेल एनवेलप में सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स आया। तो पहले समझो फिर लिखना, ठीक? तो ग्लाइकोकैलिक्स बेटा सबसे बाहर वाली लेयर है सेल एनवेलप की, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल एनवेलप। ये किस चीज से बनी हुई होती है? तो आप बोलोगे ये बनी होती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। किससे बनी है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? एक तरह के शुगर्स होते हैं। और म्यूको का मतलब क्या होता है? चिपचिपे। तो ग्लाइकोकैलिक्स थोड़ा सा चिपचिपा होता है। तो ध्यान रखना है, ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना हुआ है? ग्लाइकोकैलिक्स म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ है। अभी बताया था, जरूरी नहीं है सारे बैक्टीरिया के पास ग्लाइकोकैलिक्स हो भी सकता है,
नहीं भी हो सकता, राइट। पहले इतना लिखते हैं फिर आगे समझेंगे। तो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पहला पॉइंट हमने क्या समझा, मेरे साथ साथ लिखेंगे, हटने का वेट नहीं करेंगे और लिखते लिखते बोलते बोलते याद करेंगे। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एनवलप, सेल एनवलप की सबसे बाहर की कवरिंग जो है उसे हमने ग्लाइकोकैलिक्स का नाम दिया। चलिए फिर ये किसकी बनी हुई है, कौन सा केमिकल है जो इसको बना रहा है, इट इज कंपोज्ड ऑफ, ये बनी होती है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई है। ओके, और क्या जानना चाहिए हमें ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। ग्लाइकोकैलिक्स जो है उसे हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कई बार हम इसी ग्लाइकोकैलिक्स को कह देते हैं कैप्सूल, और कई बार हम इसी ग्लाइकोकैलिक्स को कह देते हैं स्लाइम लेयर। कई बार हम ग्लाइकोकैलिक्स को कैप्सूल कह देते हैं और कई बार हम इसको स्लाइम लेयर कह देते हैं। मतलब क्या है मैम, थोड़ा समझाओ, ध्यान से सुनना बेटा। अगर ग्लाइकोकैलिक्स सख्त होता है, रिजिड होता है, तो ऐसे ग्लाइकोकैलिक्स को हम कैप्सूल कह देते हैं। लेकिन अगर ग्लाइकोकैलिक्स थोड़ा लूज होता है, ढीली सी शीट होती है, ढीली सी कवरिंग होती है, तो उसी ग्लाइकोकैलिक्स को हम स्लाइम लेयर कह देते हैं। तो हम ग्लाइकोकैलिक्स को कैप्सूल कब कहेंगे, when it is hard and rigid। जब ग्लाइकोकैलिक्स बहुत हार्ड होगा, रिजिड होगा, सख्त होगा, तो ऐसे ग्लाइकोकैलिक्स को हम कैप्सूल कहते हैं। लेकिन वहीं उसे हम स्लाइम लेयर कब कहते हैं, when it is a loose sheath। जब वो एक लूज शीट होगी, ढीली सी लेयर होगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे। तो समझ गए ना बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स को हम कैप्सूल भी कह सकते हैं और ग्लाइकोकैलिक्स को हम स्लाइम लेयर भी कह सकते हैं। क्लियर है जी, क्लियर है बेटा। ग्लाइकोकैलिक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, इतना हिंदी तो नहीं आती मुझे, मतलब मैं भी सीबीएसई बोर्ड से थी, टर्म्स की हिंदी नहीं आती, वैसे हिंदी में समझा दूंगी, बट इन टर्म्स को हिंदी में क्या कहते हैं वो नहीं पता, सॉरी बेटा। चलिए, सैकेराइड की स्पेलिंग गलत हो गई, हाँ सैकेराइड की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक कर देते हैं, कोई बात नहीं। डबल सी आना था, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। चलो बेटा, इतनी बात समझ में आई। और क्या जानना चाहिए मैम हमें सेल एनवेलप के बारे में, आ जाओ देख लेते हैं। क्या बताया मैंने आपको कि जरूरी नहीं है ग्लाइकोकैलिक्स हो सारे बैक्टीरिया में, अभी बताया ना, जरूरी नहीं है हो। तो ग्लाइकोकैलिक्स मे बी एब्सेंट इन सम बैक्टीरिया, क्या लिखेंगे हम इसके बारे में, मे बी एब्सेंट इन सम बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स कुछ बैक्टीरिया में एब्सेंट भी हो सकता है। तो मैम इसका कोई लाइव एग्जांपल दे सकते हो आप? हाँ बेटा, इसका एक लाइव एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं निमोनोकोकस का, या आप स्ट्रेप्टोकोकस भी कह देते हैं उसे कई बार। निमोनोकोकस, या फिर इसी बैक्टीरिया को और क्या कह देते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस।
ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे देती हूं। ये हम कहां पढ़ेंगे बेटा? ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। जब हम मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो मैं वहां आपको ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगी, ट्रांसफॉर्मेशन वाला, वहां इसका एग्जाम्पल आएगा। कैसे? ये जो बैक्टीरिया होता है ना बेटा, इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन्स होते हैं, दो टाइप्स होती हैं। एक आर स्ट्रेन होता है और एक एस स्ट्रेन होता है। कहां आएगी ये बात? ये आएगी, सारे चैप्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं बेटा। जो बात यहां इस्तेमाल हो रही है वो आगे भी इस्तेमाल होगी, इसीलिए हमें इस लिंक को हमेशा मेंटेन करना चाहिए। तो बेटा जी, आर स्ट्रेन और यानी कि इसी सेम बैक्टीरिया के नेचर में दो टाइप्स होते हैं, एक आर स्ट्रेन होता है और एक एस स्ट्रेन होता है। तो जो आर स्ट्रेन होता है बेटा मेरे, उसके पास कैप्सूल एब्सेंट होता है, इसके पास कैप्सूल एब्सेंट होता है। और जो एस स्ट्रेन है उसके पास कैप्सूल प्रेजेंट होता है। और इसीलिए इसको हम स्मूथ स्ट्रेन कह देते हैं। स्मूथ का मतलब होता है जिनके पास ग्लाइकोकैलिक्स हो वो स्मूथ होते हैं, और जिनके पास ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होता है वो रफ स्ट्रेन होते हैं। और देखो, एक कमाल की बात और बताऊंगी तुम्हें कि जो आर स्ट्रेन होता है वो नॉन पैथोजेनिक होता है, और जो एस स्ट्रेन होता है बेटा मेरे, वो पैथोजेनिक होता है। मतलब यहां पे कुछ और भी समझ में आने वाला है आपको इस बात से। इसी बैक्टीरिया के दो टाइप्स हैं, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन के पास कैप्सूल नहीं है और वो बीमारी भी नहीं कर सकता। एस स्ट्रेन के पास कैप्सूल है, उसे हम स्मूथ स्ट्रेन कहते हैं, और वो बीमारी कर सकता है। तो इससे हमें कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, इससे मुझे यह समझ में आ रहा है कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, ये बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाता है। माने अगर कोई बैक्टीरिया मेरी बॉडी के अंदर आ गया तो मेरी बॉडी उससे फाइट करेगी। कैसे फाइट करेगी? WBC की मदद से। लेकिन अगर इस बैक्टीरिया के पास क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है, तो जो उसका ग्लाइकोकैलिक्स है वो उसके होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाएगा, शील्ड की तरह एक्ट करेगा। और अगर वो उसे बचाने में कामयाब हो गया तो बैक्टीरिया बीमारी कर देगा। तो समझो कि एस स्ट्रेन के पास कैप्सूल है तो वो अपने आप को होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचा लेता है और बीमारी करता है। पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है? जो बीमारी कर सकता है, और नॉन पैथोजेनिक जो बीमारी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब मुझे यहां से कुछ समझ में आया। मुझे यहां से समझ में आए ग्लाइकोकैलिक्स के फंक्शंस। तो ग्लाइकोकैलिक्स के क्या फंक्शन होंगे? चल बेटा बता। सबसे पहला फंक्शन क्या होगा ग्लाइकोकैलिक्स का? प्रोटेक्ट बैक्टीरिया, प्रोटेक्ट बैक्टीरिया, मेरे साथ साथ लिखेंगे बेटा, फ्रॉम होस्ट्स इम्यून सिस्टम। सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया कि ये बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाता है जी। ओके, दूसरा फंक्शन बताएंगे मैडम? बताएंगे बिल्कुल। प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम डिहाइड्रेशन, बैक्टीरिया को सूखने से बचाता है, उसके पानी को उड़ने नहीं देता। ग्लाइकोकैलिक्स में पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, स्पेशली अगर वो स्लाइम लेयर हो तो बैक्टीरिया को सूखने से, डिहाइड्रेट होने से बचाता है ग्लाइकोकैलिक्स। बात क्लियर है बेटा? क्लियर है? ठीक, तो फंक्शंस समझ में आ गए ग्लाइकोकैलिक्स के। पहला, होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाने में हेल्पफुल होता है, और दूसरा, बैक्टीरिया को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। ठीक है बेटा मेरे? क्लियर है? पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है बेटा?
ऐसा कोई भी बैक्टीरिया जो बीमारी करे वो पैथोजेनिक होता है, और जो बीमारी ना कर पाए वो नॉन पैथोजेनिक होता है। चलो मेरे बच्चों आगे चलते हैं। अब एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। अपनी अपनी एनसीईआरटी सब लोग ओपन कर लेंगे, फटाफट से अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लेंगे और देखेंगे एनसीईआरटी ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में क्या कहती है। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। बड़ा प्यारा पॉइंट है। क्या कह रहा है? ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। बड़ा प्यारा पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, चाहे तो अपने नोट्स में ऐड कर लो कि ग्लाइकोकैलिक्स अलग अलग होती है, डिफर्स इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस। यहां पे लिख लो चाहे तो ये पॉइंट, डिफर्स इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस। ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, इसके साथ खेला खेल सकता है क्वेश्चन। क्या खेला खेल सकता है अभी बताते हैं। क्या पॉइंट है कि ग्लाइकोकैलिक्स की कॉम्पोजिशन क्या होगी, वो सख्त होगी या वो ढीली होगी, और वो कितनी मोटी होगी, पतली होगी या मोटी होगी, ये अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होता है। यानी कि सारे बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। कहीं कहीं तो ग्लाइकोकैलिक्स है ही नहीं, कहीं कहीं वो सख्त है, कहीं कहीं वो ढीली सी शीत है, कहीं वो मोटी है, कहीं वो पतली है। तो क्या कह रहा है लाइन एनसीईआरटी की कि ग्लाइकोकैलिक्स डिफर करती है, अलग अलग होती है कॉम्पोजिशन में, वो कैसी बनी हुई होगी, और थिकनेस में, मोटाई में। ठीक, तो बेटा मेरे क्या खेला खेला खेल सकता है, वो लिख सकता है ग्लाइकोकैलिक्स इज सिमिलर इन ऑल बैक्टीरिया इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस। तो तुम क्या कहोगे? भाग, पागल समझो क्या? ग्लाइकोकैलिक्स सारे बैक्टीरिया में एक जैसा नहीं होता। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर करता है अपनी कॉम्पोजिशन में और अपनी थिकनेस में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट कुड बी ए लूज शीट। अगर वो ढीली सी शीट है तो स्लाइम लेयर कहलाएगी। वाइल इन अदर्स इट मे बी थिक एंड टफ। लेकिन कुछ में वो क्या हो सकती है? मोटी और टफ हो सकती है, तो उसे कैप्सूल कहते हैं। मोटी और टफ। तो कैप्सूल को क्या कहा है एनसीईआरटी ने? कैप्सूल को कहा है थिक। कैप्सूल को क्या कहा है? इट इज हार्ड, थिक एंड रिजिड। कैप्सूल कैसा है? थिक है, मोटा है। तो इसके साथ क्या खेल सकता है खेला? इसके साथ खेला खेल सकता है कि कैप्सूल जो है वो थिन लेयर होती है, थिन, पतला होता है, और क्या होता है? टफ होता है। तो आप कहोगे गलत है, कैप्सूल थिक है, थिन नहीं है। तो इन्हीं एनसीईआरटीज के साथ नीट का पेपर टफ नहीं आता है बेटा, बस जो लाइंस हैं एनसीईआरटी की उन्हीं के साथ खेला खेला जाता है और हम वहीं घूम जाते हैं। अब ये सेल वॉल आ गई। सेल वॉल अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले सेल वॉल पढ़ा दो, फिर उसके बाद सेल वॉल को एनसीईआरटी से देखेंगे। तो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ खास नहीं लिखा है, इतना ही लिखा है। क्या लिखा है कि ग्लाइकोकैलिक्स डिफर करता है कॉम्पोजिशन में और थिकनेस में। अगर वो लूज शीट है तो वो स्लाइम लेयर है, और अगर वो मोटी शीट है और हार्ड शीट है तो वो आपकी कैप्सूल है। चलिए, अब आप कहोगे मैम जो आपने लिखाया अभी 2-3 पॉइंट वो तो एनसीईआरटी में है नहीं। अरे बाबू, नीट का पेपर है, खेला नहीं हो रहा है यहां पे, डॉक्टर बनना है तुम्हें। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो पेपर में आ सकती है वो तुम्हें जाननी होगी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। चलो, हाँ जी, अब डिस्कस करते हैं सेल वॉल को। अब डिस्कस करते हैं सेल वॉल को। सेल वॉल सबसे पहले तो सारे बैक्टीरिया में नहीं होती। आपको पता है कहां नहीं होती? माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। फिर बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है उसमें सेल्यूलोज नहीं होता है, यानी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक होती है, उसमें सेल्यूलोज नहीं होता। तो फिर मैम क्या होता है? बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है पॉलीसेक्राइड्स और अमाइनो एसिड्स। पॉलीसेक्राइड्स आप सब जानते हो, पॉलीसेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर्स, और शुगर अलग अलग तरह की होती हैं, जरूरी नहीं है कि शुगर हमेशा ग्लूकोज ही हो।
तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है पॉलीसेक्राइड की। इनकी सेल वॉल में पॉलीसेक्राइड होता है और अमीनो एसिड होते हैं, जिसको मिलाकर हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकैन। क्या कहते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकैन। क्लियर? तो आ जाओ जानते हैं इनकी सेल वॉल को। सेल वॉल क्या लिखेंगे इसके बारे में? हम लिखेंगे इट मे बी एब्सेंट इन सम बैक्टीरिया। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इट मे बी एब्सेंट इन सम बैक्टीरिया। सेल वॉल कुछ बैक्टीरिया में एब्सेंट हो सकती है, लाइक जैसे माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट, सेल वॉल की कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं कि बैक्टीरिया में सेल वॉल किस चीज से बनी है। तो हम कहेंगे इसकी कॉम्पोजिशन है पॉलीसेक्राइड्स प्लस अमाइनो एसिड्स। इनकी सेल वॉल में पॉलीसेक्राइड होते हैं और अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसको मिलाकर हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकैन। क्या कहते हैं बेटा? पेप्टाइडोग्लाइकैन। मैम ये वर्ड पेप्टाइडोग्लाइकैन कहां से आया? अभी बताते हैं। पेप्टाइडो का मतलब अमीनो एसिड। अभी मैंने बताया कि सेल वॉल में क्या है, सेल वॉल में पॉलीसेक्राइड है, शुगर है और अमीनो एसिड है। तो ये पेप्टाइडो वर्ड कहां से आया? पेप्टाइडो आप जानते हो अमीनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये पेप्टाइडो वर्ड कहां से आया? अमीनो एसिड से। और ये ग्लाइकैन वर्ड कहां से आया? शुगर से। ग्लाइकैन, ग्लाइकैन जो वर्ड होता है दैट रेफर्स टू पॉलीसेक्राइड। बात समझ में आ गई? तो पेप्टाइडोग्लाइकैन, राइट। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड होते हैं, जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकैन कहते हैं। ठीक है मैम, ये बात समझ में आ गई। अब हमें थोड़ा सा ये बता दो बस मैम कि ये जो यहां पे शुगर्स हैं, जो आप कह रहे हो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में पॉलीसेक्राइड्स हैं यानी कि शुगर्स हैं, ये कौन सी शुगर्स हैं? क्या ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सारी शुगर हैं क्या? तो मैं कहूंगी नहीं। यहां पे दो मेन शुगर्स होती हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल में। एक का नाम है नाग और एक का नाम। तो ध्यान रखना, नाग नाम, नाग नाम। तो कौन सी दो शुगर हैं? एक का नाम है नाग और दूसरे का नाम है नाम। नाग और नाम ये दो पॉलीसेक्राइड्स हैं, ये दो शुगर्स हैं जो कि पाई जाती हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल में। तो मैम फुल फॉर्म भी बता दो साथ साथ। इसकी फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। नाम की फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो कई बार आपको कई जगहों पे लिखा मिलता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में म्यूरिन होता है, म्यूरामिक एसिड होता है। इस म्यूरामिक एसिड को कई बार म्यूरिन भी कह देते हैं। म्यूरिन, इस म्यूरामिक एसिड को कई बार म्यूरिन भी कह देते हैं। तो तुम्हें कई बार लिखा हुआ मिलेगा कई सारे स्टेटमेंट्स में कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में म्यूरिन होता है, म्यूरामिक एसिड होता है। तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल होता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल में एक शुगर होती है, एक पॉलीसेक्राइड होता है जो कि म्यूरामिक एसिड है और जो कि म्यूरिन है। क्लियर है बेटा? तो एक बच्चा लिख रहा है काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। हाँ बेटा बिल्कुल, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है
और काइटिन बना होता है। काइटिन जो होता है उसमें भी क्या होता है, नाग होता है, नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। यानी कि आप कह सकते हो कि फंजाई और बैक्टीरिया की सेल वॉल में एक कॉमन पॉइंट क्या है, तो आप कह सकते हो फंजाई की सेल वॉल में भी नाग होता है और बैक्टीरिया की सेल वॉल में भी नाग होता है, कह सकते हो। चलिए, तो यानी कि कॉम्पोजिशन कैसा हुआ, ध्यान रखने वाली बात है बेटा, कैसी हुई सेल वॉल बैक्टीरिया की, नॉन सेल्यूलोजिक। कैसी हुई, नॉन सेल्यूलोजिक, यानी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं होता है, तो ध्यान रखेंगे। चलो, इतनी तो बात मैम क्लियर हो गई कि बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है। अब थोड़ा आगे जान लेते हैं, आ जाइए। अब फटाफट से फंक्शंस देख लेते हैं, सेल वॉल के फंक्शंस देख लेते हैं, आ जाओ। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या है बेटा, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट, माने बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो सेल होता है, उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेल वॉल क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दूसरा, प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक शेप टू बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा जो होता है ना बेटा, उसके पास सेल वॉल नहीं होती है, इसीलिए उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, इसीलिए हम माइकोप्लाज्मा को प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, माने ऐसा बैक्टीरिया जो अपनी शेप बदलता रहता है। क्यों, क्योंकि उसके पास सेल वॉल ही नहीं होती। तो सेल वॉल का काम है सेल को सपोर्ट देना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना। दूसरा, बैक्टीरिया के सेल को प्रॉपर शेप देना। और तीसरा, प्रोटेक्ट बैक्टीरियल सेल फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, माने कि बैक्टीरिया के सेल को फटने से बचाता है। किसी भी कारणवश अगर बैक्टीरियल सेल का फटने का खतरा है, कोलैप्स होने का खतरा है, तो सेल वॉल उसको बचाती है। क्लियर बेटा, क्लियर हो गया? तो फंक्शन तीनों समझ में आ गए, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, स्पेसिफिक शेप देना बैक्टीरिया को, और उसको बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाना। प्रोटेक्शन का तो इसका काम है ही, हम जानते हैं, प्रोटेक्ट तो करेगी बैक्टीरियल सेल को, ये है ना। क्लियर है बेटा, क्लियर है? चलिए आ जाइए, तो अब एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, आ जाओ। अब एनसीईआरटी रीड कर ले बेटा। चलो, सेल वॉल के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है, आ जाओ देखते हैं। अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लेंगे। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। एनसीईआरटी क्या कह रही है कि सेल वॉल शेप ऑफ द सेल को डिटरमाइन करती है। प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, क्या देती है बैक्टीरियल सेल को, एक मजबूत सपोर्ट देती है। एंड प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, और बैक्टीरिया को फटने से और कोलैप्स होने से बचाती है। ओके, चलिए, तो ये हो गई सेल वॉल। सेल वॉल के बाद अब हमारी आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमारी आ जाएगी बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चल आ जाओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कह देंगे हम। ध्यान से सुनना जो भी बोलूंगी। जितने भी लिविंग सेल्स धरती पर होते हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे जो बोलूंगी। जितने भी लिविंग सेल्स धरती पर होते हैं,
सब के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। मतलब मेरी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर और बैक्टीरिया के पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम एक ही साथ पढ़ते हैं, क्योंकि यूकैरियोट्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है और प्रोकैरियोट्स में भी। और हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। तो लगभग वैसी ही कहानी है जैसी कहां है, सारे लिविंग सेल्स में है। तो सारे लिविंग सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट सेम होती है, पहली बात। दूसरी बात कि यहां बैक्टीरिया में क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोई ऐसी खास बात है जो हमें याद रखनी है? हां, बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। हम जानते हैं कि हम यूकैरियोट्स के पास रेस्पिरेशन करने के लिए एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेली होती है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। तो जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, रेस्पिरेशन को करवाने वाले जो प्रोटीन्स, जो एंजाइम्स हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। पर बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। तो बैक्टीरिया के केस में ध्यान रखना है बेटा मेरे कि जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर है? फिर कल मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया में दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है जब वो अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है, अंदर की तरफ धस जाती है। पहला है मीजोजोम और दूसरा है क्रोमैटोफोर। ओके, बात समझ में आ गई? चलो लिखते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम क्या लिखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑल लिविंग सेल्स is almost similar. जितने भी लिविंग सेल्स हैं, of all living cells is almost similar. Is almost similar. यानी कि बैक्टीरिया की हो, चाहे हमारी हो, चाहे हाथी घोड़े की हो, चाहे चींटी की हो, सबकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगभग एक जैसी होती है। और आप जानते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अक्सर क्या पाया जाता है? इसकी डिटेल हम कहां पढ़ेंगे बेटा? इसकी डिटेल हम इसी चैप्टर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ेंगे। मोस्टली क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है मैम। तो हम बोलेंगे कि इसके फंक्शंस क्या हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया में, इसके मेन फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले आप बोलोगे बेटा दैट रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर associated with प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, इसीलिए उसके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए पाए जाते हैं। दूसरा फंक्शन, इनवैजिनेट्स या फिर इनफोल्ड्स। इनवैजिनेट और इनफोल्ड का मतलब क्या है? अंदर की तरफ धस जाती है। इनवैजिनेट्स और इनफोल्ड्स टू फॉर्म क्या बनाने के लिए? मीजोजोम एंड क्रोमैटोफोर। मीजोजोम एंड क्रोमैटोफोर। इनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में लगभग कैसी होती है? एक जैसी होती है। उसमें लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। बैक्टीरिया में अगर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जुड़े हुए पाए जाते हैं
और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की तरफ धस जाती है, सेल में अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है, इन्वेजिनेट हो जाती है, क्या बनाने के लिए? मीजोजोम और क्रोमैटोफोर, जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? तो यहां पर हमारा खत्म होता है सेल एनवलप। सेल एनवलप की तीनों लेयर्स हमने पढ़ ली, तीनों लेयर्स पढ़ ली हमने। सेल ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ लिया, सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया। चलिए एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या कह रही है। The plasma membrane is semi-permeable in nature and interacts with the outside world. This membrane is similar structurally to that of the eukaryotes. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ खेला खेला जा सकता है। अब ये बात मैं तुम्हें पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूं, जब मैंने आपको सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया था, याद है? पहले लेक्चर में था, दूसरे लेक्चर में था, जब मैंने सेल वॉल वर्सेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया था, तो वहां पे आपको बताया था कि सेल वॉल डेड लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग लेयर होती है। सेल वॉल फुल्ली परमिएबल है, खुला दरबार है, जिसको सेल में आना है आ जाओ। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल कह लो या सेलेक्टिवली परमिएबल कह लो, माने कि हर कोई मुंह उठा के सेल के अंदर नहीं आ सकता। ये क्या करती है? ये अच्छे से एसेस करती है, अच्छे से देखती है कि सेल के अंदर किस चीज की जरूरत है, वो आ पाएगा वरना नहीं। तो ये डिफरेंसेस हम आई थिंक दूसरे लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है? सेल वॉल डेड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग। सेल वॉल फुल्ली परमिएबल, खुला दरबार है जी, जिसको आना है आ जाओ। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल, सोच समझ के चीजों को एंट्री देती है, राइट? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है नेचर में एंड इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। वो इंटरैक्ट करती है बाहर के वर्ल्ड से। सेल के बाहर क्या चीजें हैं, किनको उसको सेल के अंदर एंट्री देनी है और किसको नहीं देनी है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर से कह रही हूं। क्या कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल यूकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा होता है। अब इसके साथ क्या खेला खेल सकता है? वो ऑप्शन में लिख सकता है, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज डिफरेंट फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट्स। तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ऑप्शन। आपको ध्यान रखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे लिविंग सेल्स में एक जैसी होती है। तो जैसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स की होती है, सेम वैसी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स की होती है। तो खेला नहीं खेलने देना है। चलिए, बात समझ में आ गई मैम? तो अब क्या बताने वाले हैं मैम आप हमें? अब हम बताने वाले हैं आपको मीसोजोम और क्रोमैटोफोर। आ जाओ। अभी मैंने आपको बताया जस्ट अभी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ धस जाती है मीसोजोम बनाने के लिए, और क्या बनाने के लिए? क्रोमैटोफोर। तो आ जाओ पहले मीसोजोम डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का फेवरेट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट का फेवरेट टॉपिक है ये। मीसोजोम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मीसोजोम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, हाँ जी, समझते जाओ। पहले समझेंगे, आराम से सुनेंगे, ध्यान से, फिर लिखेंगे। मीसोजोम मैंने क्या कहा अभी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस जाती है, और जब वो अंदर की तरफ धस जाती है तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। ध्यान से सुनना, वो अंदर की तरफ धस के ऐसा स्ट्रक्चर भी बना सकती है, वो अंदर की तरफ धस के ऐसा स्ट्रक्चर भी बना सकती है, और वो अंदर की तरफ धस के ऐसा स्ट्रक्चर भी बना सकती है। ये कैसा हो गया? ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर हो गया। कैसा? ट्यूब जैसा, टिब्यूलर स्ट्रक्चर। ये कैसा हो गया? लैमिली जैसा स्ट्रक्चर। और ये कैसा हो गया? राउंड राउंड वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर। तो ध्यान से सुनिए, अभी लिखना कुछ नहीं है, बस सुनो ध्यान से कि
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ धसती है, साइटोप्लाज्म की तरफ इन्वेजिनेट होती है, तो वो एक सर्कल की फॉर्म में भी हो सकता है जिसे वेसिकल शेप कहते हैं, इस तरह सीढ़ी नुमा शेप में भी हो सकती है जिसे लैमिलर शेप कहते हैं, और वो इस तरह ट्यूब जैसी भी हो सकती है जिसे ट्यूब्यूलर शेप कहते हैं। यानी कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धसेगी तो वो वेसिकल जैसी भी हो सकती है, वो लैमिली जैसी भी हो सकती है, और वो ट्यूब्यूलर भी हो सकती है, और उसे हम क्या कहते हैं? मीजोजोम। चल, तो मीजोजोम अलग अलग शेप का हो सकता है, इस शेप का भी, इस शेप का भी, इस शेप का भी। ठीक है मैम, ये बात तो समझ में आ गई। अब ये बताओ मैम कि मीजोजोम का काम क्या है? ध्यान से सुनना। मीजोजोम से रिलेटेड नीट में बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं इसके फंक्शंस के बेसिस पर। मीजोजोम का सबसे पहला और जरूरी काम है, ये प्रोकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया जैसा है। हम जानते हैं हमें माइटोकॉन्ड्रिया का काम रेस्पिरेशन का होता है, ऐसे ही बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन का काम मीजोजोम का होता है। जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में कि बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कराने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप बोलोगे मीजोजोम। लेकिन आप कहोगे मैम आप क्या बोल रहे हो, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कराएगी ना रेस्पिरेशन। अभी आप कह रहे हो कि मीजोजोम कराएगा। मैम दिमाग की दही हो रही है। अबे मीजोजोम आसमान से टपका है क्या? मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही तो धसा हुआ रूप है। भाई मीजोजोम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही तो धसा हुआ रूप है। तो मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है। मीजोजोम है क्या? धसी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इस चीज में स्पेशलाइज्ड है कि उसे रेस्पिरेशन करना है, जो इस चीज में स्पेशलाइज्ड है कि उसे रेस्पिरेशन करना है। ठीक है मैम, बात समझ में आ गई। पहला काम है मीजोजोम का, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। दूसरा काम है, जब बैक्टीरिया अपने आप को दुगना कर रहा होता है, आप सब जानते हो बैक्टीरिया अपने आप को दुगना किस माध्यम से करता है? बाइनरी फिजन। तो जब बैक्टीरिया अपने आप को दुगना कर रहा होता है तो उसके अंदर जो जीनोमिक डीएनए होता है, जो उसका मेन डीएनए होता है, उसकी भी तो 2 कॉपी बनती हैं, वो भी तो खुद को दुगना करता है ताकि वो दोनों बैक्टीरिया में बट सके। तो बाइनरी फिजन के दौरान जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, माने जो उसके अंदर डीएनए होता है, उस डीएनए की भी तो 2 कॉपी बनाई जाएंगी ना बाबू। उस डीएनए की भी तो 2 कॉपी बनाई जाएंगी ताकि जो 2 नए बैक्टीरिया बनेंगे उन दोनों के पास एक एक कॉपी चली जाए। यानी कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन। डीएनए खुद को दुगना कर रहा है और उसमें कौन मदद करता है? मीजोजोम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मीजोजोम हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए को दुगना करने में हेल्प करता है। यानी कि मीजोजोम बाइनरी फिजन में मदद कर रहा है। और बाइनरी फिजन के दौरान जब इस एक बैक्टीरिया से ये 2 नए बैक्टीरिया बन जाते हैं, तो ये जो दोनों नए बैक्टीरिया हैं, इनके चारों तरफ नई सेल वॉल बनानी पड़ती है। इसके पास इसकी सेल वॉल थी, बाइनरी फिजन हुआ, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन गए, तो ये जो नए बैक्टीरिया हैं, इनके चारों तरफ नई सेल वॉल नहीं बनाओगे। ये सेल वॉल बनाने में भी कौन मदद करता है? मीजोजोम। तो ध्यान से सुनेंगे, मीजोजोम के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन। पहला, रेस्पिरेशन में मदद करना। दूसरा, बाइनरी फिजन के दौरान डीएनए को दुगना करने में मदद करना। तीसरा, बाइनरी फिजन के दौरान सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करना, नई सेल वॉल बनवाना। बात क्लियर है? और एक काम और करता है ये, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। देखो क्या हुआ है, मीजोजोम कैसे बना है, ध्यान से सुनना।
मीजोजोम कैसे बना है? मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धंसने की वजह से बना है। तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना। जैसे आप जानते हो कि हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें विलाई होती है, विलाई। अगर कोई चीज ऐसे है और अगर कोई चीज ऐसे है तो बता बेटा सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? इसका सरफेस एरिया ज्यादा है या इसका सरफेस एरिया ज्यादा है? किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा ना। जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, ऐसे ही जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस गई तो धस के उसने इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ गया और एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ गया। एनसीईआरटी की लाइंस बोल रही हूं, ध्यान से सुनो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धंसने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ गया, यानी कि मीजोजोम ने क्या किया? मीजोजोम ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ा दिया और इससे जुड़े हुए जो एंजाइम्स हैं उनकी मात्रा भी बढ़ जाएगी। हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जुड़े हुए हैं, तो जो एंजाइम का कंटेंट है, जब सरफेस एरिया बढ़ेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो एंजाइम की मात्रा भी तो बढ़ेगी। तो मीसोजोम की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उससे जुड़े जो एंजाइम्स हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, उनकी मात्रा भी बढ़ जाती है। क्लियर? बात समझ में आई? तो ये सारी बातें बहुत जरूरी है मीजोजोम के बारे में। अब चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स लिखते हैं। तुम लिखते मेरे साथ साथ लिखोगे, लिखते लिखते बोल बोल के लिखोगे और लिखते लिखते याद करोगे। आ जाओ। सो व्हाट इज मीसोजोम? आ जाओ लिखते हैं, आ जाओ लिखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवैजिनेट्स। इनवैजिनेट का मतलब क्या होता है बेटा? धसना। इनवैजिनेट या इनफोल्ड, अंदर की तरफ धस जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवैजिनेट्स और इनफोल्ड्स इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन धस जाती है इनसाइड द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवैजिनेट और इनफोल्ड्स इनटू द साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल। सेल के अंदर धस गई, क्या करने के लिए? टू फॉर्म। टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए? टू फॉर्म टिब्यूलर और लैमिलर और वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर। टू फॉर्म टिब्यूलर, लैमिलर और वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर called as mesosome। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस गई, वो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर भी बना सकती है, वो लैमिली जैसा स्ट्रक्चर भी बना सकती है, वो वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर भी बना सकती है अंदर धस के, और इसी को हम मीजोजोम कहते हैं। क्लियर? क्लियर बेटा जी? क्लियर है? ठीक, बात समझ में आ गई? सबने छाप लिया? आगे चले? चलो, ये बात तो समझ आई मैम। अब बात करते हैं, ये तो हमने जान लिया कि मीजोजोम क्या होता है। अब जानते हैं कि मीजोजोम के फंक्शंस क्या होते हैं।
चलो मीजोजोम के फंक्शंस लिखते हैं। सबसे पहला फंक्शन मीजोजोम का क्या होगा? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को उसने बढ़ा दिया एंड द एंजाइमेटिक कंटेंट। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा देगा बेटा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं उनकी मात्रा भी तो बढ़ा देगा, एंजाइमेटिक कंटेंट। तो मीसोजोम सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बढ़ा देता है और उससे जुड़े जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं उनकी मात्रा भी, उनका कंटेंट भी बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं बेटा। दूसरा फंक्शन हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नीट में जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। हेल्प्स इन रेस्पिरेशन पूछ लेगा आपसे सीधा क्वेश्चन। बैक्टीरिया में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो रेस्पिरेशन में मदद करता है? मीजोजोम। नेक्स्ट, हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। और आप कह सकते हो डीएनए डुप्लीकेशन ड्यूरिंग बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के दौरान डीएनए को दुगना करने में मीजोजोम मदद करता है। नेक्स्ट, helps in cell wall formation। ये सेल वॉल बनाने में भी मदद करता है। ये सेल वॉल बनाने में भी मदद करता है। ठीक है बेटा, तो ये बातें ध्यान रखोगे, भूलोगे बिल्कुल भी नहीं। ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक है बेटा मेरे, चलो तो ये सवाल जो है आते हैं मीजोजोम से। रेस्पिरेशन में मदद करता है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन में मदद करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाता है और एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ाता है। ठीक है बेटा जी, क्लियर? चलिए ठीक, एंजाइमेटिक कंटेंट एंड सिक्रीशन। एक पॉइंट और बोल रहा है बच्चा कि मैम यहां पे सिक्रीशन भी आएगा। हाँ, एंड सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब नए चीजें बनाने में। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिक्रीट भी करती है काफी सारी चीजें। सिक्रीट करना मतलब काफी चीजें बनाती भी है। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसका सिक्रीशन भी बढ़ेगा। सिक्रीशन मतलब जो चीजें वो बना रही है वो भी बढ़ेंगी, तो सिक्रीशन भी बढ़ेगा। क्लियर है बेटा? चलो आ जाओ, अब एनसीईआरटी देख लेते हैं मीजोजोम के बारे में क्या कहती है। सारे बच्चे अपनी एनसीईआरटी खोल लेंगे और अपना मार्कर से उसको हाईलाइट कर लेंगे। A special membranous structure is mesozoom। मीजोजोम को कैसा स्ट्रक्चर बता रही है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, क्योंकि उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रही है।
which is formed by the extension of plasma membrane into the cell। क्या कह रहा है? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर की तरफ एक्सटेंड हो जाती है, क्या कह रहा है? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर की तरफ खिंच जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, यानी कि धंस जाती है, तब बनता है। These extensions are in the form of vesicles, tubules और lamellae। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर की तरफ खिंच गई है, एक्सटेंड हो गई है, ये वेसिकल, टिब्यूल और लैमिली की फॉर्म में हो सकती है। दे हेल्प इन, अब फंक्शंस पे आ गए वो, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। पहला फंक्शन क्या बोला एनसीईआरटी ने? सेल वॉल बनाने में मदद करता है। दूसरा, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, माने डीएनए को दुगना करना और उसे दोनों डॉटर सेल्स में बराबर बराबर बांट देने में कौन मदद करता है? मीजोजोम। भाई बाइनरी फिजन के दौरान क्या हुआ? डीएनए ने खुद को दुगना किया, फिर वो बराबर बराबर बट गया, एक बैक्टीरिया के पास चला गया, दूसरी कॉपी दूसरे बैक्टीरिया के पास चली गई। तो मीजोजोम डीएनए को दुगना करने में भी मदद करता है और उसको दोनों डॉटर सेल्स पे बांटने में भी मदद करता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, कि एक इसके पास जाए और एक इसके पास जाए। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन में भी मदद करते हैं, वो सिक्रीशन प्रोसेस में भी मदद करते हैं। सिक्रीशन प्रोसेस में कैसे मदद करते हैं? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। मीसोजोम की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उससे रिलेटेड एंजाइम का कंटेंट बढ़ जाता है, जिससे जो सिक्रीशन प्रोसेस है वो भी बढ़ जाता है। ठीक, क्लियर हो गया? तो मीजोजोम के बारे में कोई भी सवाल अगर आएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सारे वर्ड्स, सारी लाइनें क्लियर है? चलो आ जाओ बेटा, अब डिस्कस करते हैं क्रोमैटोफोर को। अब डिस्कस करते हैं क्रोमैटोफोर को। ये भी बहुत बार नीट में पूछा जा चुका है। क्रोमैटोफोर भी, ये भी बेटा नीट में पूछा जा चुका है। अब ध्यान से सुनो, क्रोमैटोफोर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का धसा हुआ रूप है। जैसे मीसोजोम भी धसा हुआ रूप है, ऐसे ही क्रोमैटोफोर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का धसा हुआ रूप है। लेकिन बेटा अंतर यह है कि क्रोमैटोफोर बहुत ही कम बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। ध्यान से सुनना, क्रोमैटोफोर भी जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस जाती है तब क्रोमैटोफोर बनता है, लेकिन यह बहुत ही कम बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। आप जानते हो कि अधिकतर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, माने अपना खाना खुद नहीं बना सकते, और बहुत ही कम बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो केवल ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, केवल उनमें क्रोमैटोफोर्स देखने को मिलता है। यानी कि अधिकतर बैक्टीरिया में क्रोमैटोफोर नहीं होता, ये केवल ऐसे बैक्टीरिया में होता है जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो मैम फिर इसका काम क्या है? जैसे मीजोजोम के साथ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जुड़े हुए पाए जाते हैं, ऐसे ही क्रोमैटोफोर के साथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जुड़े हुए पाए जाते हैं। ध्यान रखना, क्रोमैटोफोर के साथ ऐसे पिगमेंट जुड़े हुए पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। और इसका नाम क्रोमैटोफोर क्यों है? क्रोमा, क्रोमा मतलब कलर। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो बैक्टीरिया को कलर देते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्रोमैटोफोर। क्रोमा, क्रोमा मतलब कलर। जैसे अगर क्रोमैटोफोर के साथ ग्रीन कलर का पिगमेंट जुड़ा हुआ है तो वो बैक्टीरिया ग्रीन हो जाता है। अगर क्रोमैटोफोर के साथ पर्पल कलर का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जुड़ा हुआ है तो वो बैक्टीरिया पर्पल बैक्टीरिया हो जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया का 2-3 जगह जिक्र हुआ है।
तो हम किसी बैक्टीरिया को ग्रीन बैक्टीरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास क्रोमैटोफोर है और उसके साथ ग्रीन पिगमेंट जुड़ा हुआ है। हम किसी बैक्टीरिया को पर्पल बैक्टीरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास क्रोमैटोफोर है और उससे पर्पल कलर का पिगमेंट जुड़ा हुआ है। बात समझ आई मेरे बच्चों? तो ध्यान रखना, क्रोमैटोफोर सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होता और इसका फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। जैसे मीजोजोम का फंक्शन रेस्पिरेशन होता है, क्रोमैटोफोर का फंक्शन फोटोसिंथेसिस होता है। बहुत बार नीट में पूछा जा चुका है। आ जाओ देखते हैं, आ जाओ लिखते चलते हैं। क्रोमैटोफोर क्या है? वही है फॉर्म्ड बाय इनवैजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के धंसने की वजह से ही बनता है। लेकिन फर्क ये है कि इससे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जुड़े रहते हैं। इट हेल्प्स इन, ये किसमें मदद करता है? ये मदद करता है फोटोसिंथेसिस में। ध्यान रखने वाली बात है। इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि इसके साथ जुड़े पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। Photosynthetic pigments are associated with chromatophore। जैसे मीजोजोम के साथ रेस्पिरेटरी पिगमेंट जुड़े हुए पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जुड़े हुए पाए जाते हैं, क्रोमैटोफोर के साथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जुड़े हुए पाए जाते हैं। ओके, चलो। फाउंड ओनली इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये सारे बैक्टीरिया में नहीं होता है, ये केवल ऐसे बैक्टीरिया में पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, सारे बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा। ओनली इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फाउंड ओनली इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है बेटा? और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो 3 मेजर एग्जाम्पल लिख सकते हो। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये फोटोसिंथेसिस में भी आएंगे। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हो, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हो, जो कि भटकाने वाला नाम है। एल्गी नहीं है, ये बैक्टीरिया है। तो क्रोमैटोफोर आपको सारे बैक्टीरिया में देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही कम बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, है ना। और क्रोमा का मतलब क्या होता है? क्रोमा का मतलब होता है कलर। क्रोमा मीन्स कलर। तो जो ये कलर है,
साइनोबैक्टीरिया का कलर क्या होता है? ब्लू ग्रीन। इस वाले बैक्टीरिया का कलर क्या है? पर्पल। इस वाले बैक्टीरिया का कलर क्या है? ग्रीन। ये कलर इनको कहां से मिल रहा है? ये कलर इनको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स से मिल रहा है, जो कि क्रोमैटोफोर के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्रोमा मतलब कलर, मींस कलर, कलर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। बात समझ में आ गई बेटा? चलिए, जैसे बेटा जी, अगर आप लिखना चाहो तो ग्रीन जो बैक्टीरिया है वो ग्रीन क्यों है? ग्रीन बैक्टीरिया ग्रीन इसलिए है क्योंकि उसके साथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जुड़ा हुआ है। बैक्टीरियो, चलो छोड़ो, ज्यादा हो जाएगा, फिर तुम कहोगे एनसीईआरटी के बाहर बता रहे हो, छोड़ो। बस ध्यान रखना, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की वजह से ये कलर है। ओके, चलो आ जाओ। अब एनसीईआरटी से पढ़ते हैं क्रोमैटोफोर के बारे में। एनसीईआरटी से पढ़ते हैं क्रोमैटोफोर के बारे में। इन सम प्रोकैरियोट्स, देखो उसने लिख दिया, क्या लिखा है? सम प्रोकैरियोट्स। उसने अपने आप से लिख दिया कुछ प्रोकैरियोट्स में, सारे नहीं, कुछ प्रोकैरियोट्स में, लाइक साइनोबैक्टीरिया, जैसे साइनोबैक्टीरिया, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म। इनमें भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड हो जाती है, धस जाती है। इन्हें हम क्रोमैटोफोर्स कहते हैं, विच कंटेन पिगमेंट्स, जिनके पास क्या होते हैं? जिनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। ओके, क्लियर? चलिए, तो ये कहानी हुई बेटा, ये कहानी हुई। चलिए, तो हमारा टाइम हो गया है ओवरा। तो चलिए फिर, इसमें थोड़ी सी चीजें और रह गई हैं, फ्लैजिला, पिलाई और फिम्बरे, और राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी, जो हम कल खत्म कर लेंगे। और कल खत्म करके वी विल स्टार्ट विद यूकैरियोटिक सेल। ओके बेटा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा है, चीजें साथ के साथ क्लास में याद हो रही हैं। बस आपको बेटा एक प्रॉमिस करना है कि लेक्चर खत्म होते ही अपना होमवर्क जरूर करना है, ठीक है। और एक बार एनसीईआरटी रीड करनी है और अपनी एनसीईआरटी वाली कॉपी में क्वेश्चंस खुद से बनाने हैं। इतना करते जाना, टेंशन मत लो, सिलेक्शन हो जाएगा। चलो बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए एक क्वेश्चन करा दूं, एक क्वेश्चन करा दूं तुम्हें? चलो होमवर्क के लिए दे देंगे। अब एक पॉडकास्ट दे देते हैं फटाफट से आज के लेक्चर का। आज के लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ा, जाने से पहले उसका एक छोटा सा रिवीजन पॉडकास्ट दे देते हैं, फिर उसके बाद आपको कर देंगे बाय बाय। होमवर्क में क्या देंगे आपको हम आज? होमवर्क में क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल्स, मॉड्यूल से क्वेश्चन दूंगी मैं। पहला होमवर्क क्या रहेगा? क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल, मॉड्यूल से सवाल दिए जाएंगे। दूसरा, क्वेश्चन इन द पीडीएफ ऑफ लेक्चर, इन द पीडीएफ नोट्स, जो नोट्स में मैं क्वेश्चन दूंगी वो करोगे। और तीसरा, अपनी डीपीपी सॉल्व करोगे। और फोर्थ, मेक क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। तो ये 4 आपके होमवर्क हैं, आधे घंटे में हो जाएंगे। ये चारों के चारों आपके आधे घंटे में हो जाएंगे, जो आपको करने हैं बेटा। अगर रोज करते रहोगे तो इस सिलेक्शन की गारंटी देंगे। चलिए समरी सुनो फटाफट से। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल एनवलप होता है, जिसमें 3 लेयर होती हैं जो आपस में टाइटली बाउंड होती हैं और एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह बिहेव करती हैं। सेल एनवलप में सबसे पहली लेयर, सबसे बाहर जो आती है, वो ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स की कॉम्पोजिशन क्या होगी और उसकी थिकनेस क्या होगी, ये डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट होता है।
अगर वो हार्ड है, रिजिड है और थिक है, मोटी है, तो उसे कैप्सूल कहते हैं। लेकिन अगर वो लूज शीट है तो उसे स्लाइम लेयर कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया को उसके होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। ग्लाइकोकैलिक्स म्यूकोपॉलीसेक्राइड का बना होता है। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर की तरफ फिर आती है हमारी सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो एक बैक्टीरिया के पास नहीं होती, दैट इज माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया में सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक होती है, उसमें सेल्यूलोज नहीं होता। तो क्या होता है, पॉलीसेक्राइड्स और अमीनो एसिड्स, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकैन। इसमें दो पॉलीसेक्राइड पाए जाते हैं, नाम और नाग, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। सेल वॉल फुली परमिएबल होती है और डेड होती है। बैक्टीरिया में सेल वॉल से रिलेटेड 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, फ्लैजिला, पिलाई और फिम्बरे। फिर नीचे की तरफ आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली या सेमी परमिएबल होती है, जो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स सबकी एक जैसी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया के अंदर, सेल के अंदर धस के 2 तरह के स्ट्रक्चर बनाती है, मीसोजोम और क्रोमैटोफोर। मीजोजोम जो होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ धस जाती है सेल के अंदर, तो वो लैमिली जैसा, वेसिकल जैसा या टिब्यूलर जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। और मीजोजोम के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, तो वो रेस्पिरेशन में मदद करती है। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाती है, सिक्रीशन प्रोसेस को बढ़ाती है, एंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ाती है। मीजोजोम रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में, और डीएनए को बराबर बराबर बांटने में दोनों डॉटर सेल्स में बाइनरी फिजन के दौरान, और मीजोजोम सेल वॉल बनाने में भी हेल्प करता है। क्रोमैटोफोर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का धसा हुआ रूप है। क्रोमैटोफोर केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया। और क्रोमैटोफोर के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये हो गया आज के लेक्चर का रिवीजन पॉडकास्ट। होमवर्क अपना करके आना, कल के लेक्चर में मिलते हैं, पूरी एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ आना। तो साइनिंग ऑफ, मिलते हैं कल के लेक्चर में। बाय, लव यू ऑल, टाटा।